नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में जो इसी चैप्टर से रिलेटेड था उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। उन्हीं क्वेश्चन के आगे सीरीज में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और इस चैप्टर के लेक्चर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इवन जो भी नए क्वेश्चन होंगे वो भी मैं डालूंगा। लेकिन प्लीज तब तक आप उन क्वेश्चंस पर ट्राई करिएगा लेक्चर सुनने के बाद। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज अगेन जैसा मैंने कल बताया था आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम के लिए गांधी जी को छोड़ा नहीं जा सकता है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक पॉपुलर लीडर की तरह स्टैब्लिश किया, आम आदमी की परेशानी को समझा और आम आदमी ने उनको राष्ट्रपिता बनाया। ठीक है, आज हम देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ गांधी जी का। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने सारी चीजें कर ली थी और उसका एक तरह से एक्सपेरिमेंट अब उनको इंडिया में करना था। तो आज हम बात करेंगे गांधी जी के मूवमेंट से रिलेटेड, किस तरह से मूवमेंट हुए, कौन कौन से प्रॉब्लम थी इंडिया में जिनको उनके इंटरवेंशन से खत्म किया गया। और उस पर आधारित आपको क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में मिलेंगे। पहले वाले वीडियो में आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। एनीवे, शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आज का हमारा जो है जो टॉपिक है द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैंने कल ही आपको बताया था, गांधी जी छोटे छोटे इश्यूज को मिला देते थे और उससे एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बनाकर पैन इंडिया मूवमेंट लगा देते थे, चला देते थे। लेकिन आज हम कंपटीशन की दृष्टि से और जो हमारे बच्चे 12th के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, किस तरह से आपको लिखना है। कंपटीशन वाले बिल्कुल ये जान लें कि गांधी जी जब भारत में आए, उनको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, तो उन्होंने केक काटा। ठीक है, गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने केक काटा, कब? 1917 से लेकर 18 तक। अब आप कहेंगे कि ये केक काटने का मतलब है, और आज के टॉपिक में यही सारी चीजें दी गई हैं जिनको मैं अपनी भाषा में कहानी के रूप में आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर नहीं भी किताब पढ़ते तो आपको प्रश्न जब भी आए आपके पास तो आप तुरंत उसको मेरी कहानी सुनने के बाद लिख दें। सी फॉर चंपारण हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो जाएगी, और के माने होता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये तीन तो याद रखिएगा कि गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने केक काटा। ओके, अब हम बात करते हैं चंपारण की। तो चंपारण का जो मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था? चंपारण का मूवमेंट हुआ था 1917 में, जो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। चंपारण मूवमेंट की प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1916 में गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ था, और उसमें पब्लिक अपीयरेंस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। वो गांधी जी को चेस कर रहे थे और फाइनली गांधी जी से जब मिले तो उन्होंने चंपारण के बारे में जो किसानों का इशू था, जो प्रॉब्लम थी, उसके बारे में डिस्कस किया। गांधी जी ने कहा कि मैं भाई कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीजें। तो उन्होंने विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप जो करेंगे वो सत्य की राह पे करेंगे और सत्याग्रह करके आप ये प्रॉब्लम जो भी है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी कहा भाई चलो देखते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि असल बात चंपारण की प्रॉब्लम क्या थी। स्टूडेंट जो 12th के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और स्टूडेंट वो सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रही है, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो जान ले कि चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था। अब ये 3 कठिया सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/20। बिहार की अगर हम बात करना चाहिए, बिहार में हो रहा था, बिहार में 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा। तो कठिया का मतलब कट्ठा, और इस 20 कट्ठा पर 3 पार्ट इनको किस चीज का कल्टीवेशन करना था? इंडिगो का, नील की खेती करनी थी भाई। अब ये जो नील की खेती होती है, जिस खेत में होती है ना, उसको पूरी तरह से बंजर कर देती है, फिर वहां नील के अलावा कुछ पैदा ही नहीं होता है। अच्छा, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में भाई ये जो नील का जो है उत्पादन हुआ करता था, ठीक है, या नील का जो प्रोडक्शन हुआ करता था, वो नेचुरल इंडिगो हुआ करती थी। उसको सुखाकर फिर जो है उससे डाई तैयार की जाती थी। लेकिन क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सिंथेटिक डाई यानी केमिकल डाई शुरू हो गई। अब इस केमिकल डाई की वजह से जो नेचुरल डाई थी उसकी जो डिमांड थी, डिमांड कम हो गई,
और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड कम तो प्राइस भी लो। यानी अब किसानों के लिए ये नील की खेती करना कोई प्रॉफिटेबल कृषि कार्य नहीं रह गया था। तो इस पर उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि साहब हम अपनी पुरानी जो ट्रेडिशनल खेती है उस ट्रेडिशनल खेती को हम फिर से करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा ओके करिए, लेकिन आप इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, इसके लिए आपका क्या करो, टैक्स दो। अरे भैया, अंग्रेज तो इतने जालिम टाइप के आदमी हुआ करते थे कि घास भी उग जाए ना उस पर भी टैक्स लगा देते थे। ठीक है, और ऐसे समय में इंडिगो कल्टीवेशन ना करने के लिए टैक्स देना, ये तो भाई बिल्कुल जाती हो गई। गांधी जी को इन्हीं सारी चीजों के बारे में राजकुमार शुक्ल ने बताया। ये सारे नाम याद रखिएगा प्लीज, अपने जो जो भी मेरा लेक्चर सुन के नोट्स बना रहे हैं वो ये सारे नोट्स में अपने नाम मेंशन, ये लोगों के नाम मेंशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने ये सारी चीजें बताई। गांधी जी कहा यार ये तो दिक्कत है, ये तो प्रॉब्लम है। गांधी जी गए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो चंपारण पहुंचते हैं तो लाखों लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, उसने ये कहा कि भाई कोई बड़ा ब्रिटिश अधिकारी आ रहा है क्या, लेकिन लोगों ने बताया कि ये आम आदमी का मसीहा आ रहा है। ठीक है, और गांधी जी इंडिविजुअल अपनी पत्नी के साथ चंपारण के किसानों से मिले, क्योंकि गांधी जी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत, या आप ये कह लो कि उनका जो है नियम था कि वो खुद होमवर्क करते थे। एक एक किसान से मिले कि क्या दिक्कत क्या है, और उनको वही पता चला कि एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो गांधी जी ने खुद जो है भारत में पहला जो सत्याग्रह किया, ठीक है, वो आपका चंपारण से शुरू हुआ, मूवमेंट चंपारण से शुरू हुआ। और गांधी जी की इंटरवेंशन से सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने ये जो इलीगल रूप से जो टैक्स लिया था पहले ही, भाई वो सारे किसान जो पहले ही टैक्स दे चुके थे कि भाई अच्छा ठीक है नील की खेती हम नहीं करेंगे और हम आपको टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स सरकार को वापस करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 25% टैक्स ही वापस हुआ। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने परसेंट टैक्स वापस किया था, तो 25% मात्र वापस हुआ जितना भी कलेक्शन हुआ था, लेकिन ना से कुछ तो सही मिला। तो ये एक जो आम किसान की जो है प्रॉब्लम थी, गांधी जी ने ये चुटकियों में सॉल्व कर दी। अब सोचिए कि पहले ही 1916 में बीएचयू के भाषण से आम आदमी के दिलों में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली थी सिर्फ बोलने से। अब उस बोलने पर उन्होंने इस मूवमेंट की सफलता की भी मोहर लगा दी, और जैसी मोहर लगाई, ही बिकेम द नेशनल लीडर। ठीक है, लोगों को लगने लगा कि वास्तव में अब उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए एक मसीहा आ गया है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 1917 में चंपारण, यानी केक काटा। अब केक केक का सी तो हमने काट दिया है, ए क्या है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। भाई ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी, जो मजदूर थे वो ये कह रहे थे कि उनको 50% बोनस दिया जाए। अब यहाँ पर जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, 20% से ज्यादा हम बोनस देंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक हेल्थ को लेकर, प्लेग को लेकर भी बोनस की बात चल रही थी, और उस बोनस को मिल मालिक क्या करना चाहते थे, कट करना चाह रहे थे। समस्या बहुत ज्यादा थी। अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे, अंबालाल साराभाई, नाम याद रखिएगा, अंबालाल साराभाई, और इनकी बहन जो तुरंत अभी लंदन से आई थी, अनुसुईया बेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, इन्होंने कहा भाई गांधी जी के इंटरवेंशन से सारी जो है प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो सकती है, गांधी जी मजदूरों को समझा देंगे। लेकिन हुआ ये कि गांधी जी किसकी तरफ से बैठ गए, मजदूरों की तरफ से। ठीक है, जो स्ट्राइक करने वाले मजदूर थे। और गांधी जी के इंटरवेंशन से ये जो 50% की मांग थी, 50% तो नहीं, ना ही मिल मालिक का ना ही मजदूरों का, 35% पर डील्स हो गई। यानी अब जो बोनस मिलेगा वो 35% मिलेगा। तो इससे जो मजदूर वर्ग था, अब आप देखिए कि किस तरह से लोग, कल मैंने जो आपको बताया था ना कि एक बढ़िया ग्रेवी तैयार करते थे, एक तरफ किसानों को अपनी तरफ कर लिया, दूसरा कौन सा वर्ग था, मजदूरों का वर्ग था। ये मजदूर वो मजदूर थे जो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी की वजह से अपनी खेती छोड़ चुके थे, अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ चुके थे, और जाके सस्ते दरों पर मजदूर बन चुके थे। तो मजदूरों का भी ध्यान और मजदूरों का भी प्यार मिल गया। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी गुजरात में ही है। खेड़ा सत्याग्रह में भी जो है एग्रीकल्चर को लेकर प्रॉब्लम थी। ठीक है, फसल खराब हो गई थी, याद रखिएगा फसल खराब हो गई थी, और
गवर्नमेंट मनमाने टैक्स ले रही थी, और इसमें भी गांधी जी ने इंटरवेंशन किया, और इंटरवेंशन करने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हुई। यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे जो है वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और गांधी जी के भक्त बन गए। तो यहाँ पर ये तीन मूवमेंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। गांधी जी जब आए तो केक काटा, ठीक है, 1917 में पहला केक काटा, और 1918 में क्या होता है कि लास्ट केक का के उन्होंने काट दिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि दे बिकेम द पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दैट टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, और इतनी जो मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं, ये चीजें आपकी आगे वाले सारी जो है पैसेजेस में लिखी हुई है। जो 12th वाले बच्चे अगर ये कहानी सुन लेंगे तो अपने हिसाब से अगर लिख देंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, इनकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब बात चल रही थी जब ये 1917 से लेकर या 1916 से लेकर 1918 तक ये जितनी भी चीज चल रही थी, ये तो हमारे इंडिया में चल रही थी। विदेश में क्या हो रहा था, संसार में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता 1918 में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के खिलाफ ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, खलीफा का मतलब उस समय जो सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है, जिसके कहने पे सारी चीजें मुस्लिम जगत में, जो अगर कह दे कि नहीं आज सारे लोग जो है शाम को 12 बजे नमाज अदा करेंगे, तो सारे लोग करेंगे। मतलब खलीफा का मतलब द सुपर मोस्ट पोस्ट ऑफ द इस्लाम जगत। ठीक है, तो खलीफा को ये ब्रिटेन ने जो है आश्वासन दिया कि हम खलीफा की पोस्ट को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन वो ब्रिटिशर ही क्या, जो अपना वादा ना तोड़े, तोड़ दिया वादा। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो खलीफा की पोस्ट को जो है खत्म कर दिया गया, और वहां पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, और कमाल पाशा, याद नाम रखिएगा, कमाल पाशा के हाथ में बागडोर सौंप दी गई। अब जब खलीफा की पोस्ट खत्म कर दी गई, मतलब धर्मगुरु टाइप का, मतलब टॉप लेवल इस्लाम में उसके उसके आदेश से सब कुछ हो रहा है, जब उसकी उसको खत्म कर दिया गया, तो जितने भी मुसलमान थे वो भड़क गए। ठीक है, अब एक देखिए मुसलमानों का एजिटेशन हो रहा है, इधर गांधी जी मूवमेंट पे मूवमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि इन पर नकेल कैसे कसी जाए, तो आता है एक रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट आपका 1919, इसको काला कानून, ब्लैक कानून कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसको कहा जाता था कि भाई अगर इसमें किसी को शक भी हो गया कि आप सरकार के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको पकड़ के बिना ट्रायल के बंद कर दिया जाता था। आप पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, आप कोई वकील हायर नहीं कर सकते, आप कोई अपनी प्ली नहीं दे सकते हैं, कोई भी दलील नहीं दे सकते। इसीलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। और इसका पुरजोर विरोध विरोध हर जगह होने लगा, सारे लोग इसका कानून का विरोध करने लगे। भाई न्याय को पाना भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 इसीलिए दिया गया है। ठीक है, अब आपको अपने पक्ष में कुछ बोलने के लिए मिल ही नहीं रहा, ये तो भाई सीधी सीधी ऑपरेसिव टाइप की पॉलिसी हो गई। इसके खिलाफ क्या हो रहा था कि पंजाब में एक पीसफुल मूवमेंट जो है चलाया जा रहा था, और पीसफुल मूवमेंट चलाने का जो है जो कारण था वो ये था कि पंजाब के दो इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस लीडर थे। एक सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखिएगा, और दूसरे थे डॉक्टर सतपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है इसी रॉलेट एक्ट के तहत। और इनके गिरफ्तारी के प्रदर्शन में, विरोध में एक मूवमेंट होता है जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग की कहानी किसको नहीं पता है? बैसाखी का दिन था, अप्रैल 1919। सारे लोग यहाँ मैदान में इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स को ये पता चलता है, तो ब्रिटिशर्स में एक व्यक्ति होता है, एक जनरल होता है, जिसका नाम था जनरल ओ नील डायर। ओ नील डायर को भेजा जाता है कि किसी तरह से इसको तितर बितर कराओ, ये जो गैदरिंग हो रही है। लेकिन इसने बिना किसी जो है क्या कहते हैं वार्निंग के, एक बड़ा सा जो है मैदान था, सारे लोग देखते हैं, आज भी जो है अंग्रेजों की गोलियों के निशान उसके जो है क्या कहते हैं दीवारों पर है। और एक ही गेट था, इस गेट के चारों तरफ
भाई यहाँ से बंद कर दिया गेट, और यहाँ पर अंग्रेजों की टुकड़ी सेना की खड़ी हो गई। यहाँ जितने भी लोग थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस समय की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो ये कहती कि सिर्फ 400 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन नतीजा सबको पता है, हजारों की मौत हुई थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, सारे लोग जमीन पर बिछ चुके थे। ठीक है। और इसकी संसार में कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं था जिसने इस ब्रुटेलिटी की चर्चा ना की हो। और इस ब्रुटेलिटी की वजह से जितने भी बड़े नेता भारत के थे, जिनको जो है विक्टोरिया सम्मान मिला था, पदक मिला था, वो लोगों ने वापस कर दिया। गांधी जी ने भी बहुत, उनको जो ऑनर मिले थे वो वापस कर दिए। और गांधी जी ने खुद एक कमीशन बनाया कि मैं इस पूरे मामले की जांच करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी हमेशा होमवर्क करते थे। और सरकार ने भी, भाई सरकार को झुकना पड़ा, सरकार ने भी एक कमीशन बनाया जिसको कहा गया हंटर कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हंटर कमीशन। जितने भी कंपटीशन वाले लोग हैं, मैं बीच बीच में सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्लीज रोक कर वीडियो ये सारी चीज बना लीजिएगा। 1919 हंटर कमीशन क्या है, जो है ये बोल रहा था कि 400 लोग मरे हैं, लेकिन चीजें अलग हो चुकी थी। और यहां पर हम ये देखते हैं कि एक तरफ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट जो इनके ओटोमन एम्पायर के ध्वस्त होने के विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था। तीसरी तरफ रॉलेट एक्ट, ये सारी चीजें। ठीक है। गांधी जी ने कहा कि दिस इज द राइट टाइम, हमें सारे लोगों को इकट्ठा करना है। और सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद, अब ऐसे समय में आप सोच लीजिए कि जो है क्या कहते हैं, मुसलमानों ने जो है जामा मस्जिद पर स्वामी श्रद्धानंद का भाषण करवाया, यानी हिंदू और मुसलमानों की एकता पर कितना जोर दिया गया। वहीं पर एक मंदिर के ताले की चाबी जो है मुसलमानों को सौंप दी गई कि आप खोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे साथ लिया, सिख कम्युनिटी साथ, सारे लोग साथ। अब जब सारे लोग साथ हैं तो मूवमेंट हो नहीं था, और पहला पैन इंडिया मूवमेंट आया। कौन सा आया? एनसीएम, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने गांधी जी को दिखा दिया कि गांधी जी एक जादूगर हैं। किस तरह से अंग्रेजों को जो है क्या कहते हैं धूल चटा सकते हैं, ये गांधी जी ने दिखा दिया। ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? वी विल नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी एंटिटीज थी, लोगों ने छोड़ दिए। जितने भी ब्रिटिश स्कूल से टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, स्टूडेंट ने अंग्रेजी स्कूल में जाना छोड़ दिया। हमारे यहाँ के लोकल स्कूल खोले गए, आदमी अपने घर पे बैठ के जो है बच्चों को पढ़ाया करता था। सिस्टम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम के साथ ही नहीं है। अब आप सोच लीजिए, सारे ऑफिस खुले हैं लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, जो है वो ब्रिटिशर्स हैं। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि ये 1857 के दृश्य तो दोबारा नहीं आ जाएगा। और इस वजह से हमें देखते हैं कि एनसीएम का जो शुरुआत हुई, वो आप कह सकते हो कि ये एक भूचाल आने वाला था अंग्रेजों के लिए। और यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा? रिनंशिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वही जो मैंने आपको बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करना है। और खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी कि दे शॉट टू रिस्टोर द कैलिफेट। वही खलीफा की पोस्ट को फिर से क्या करना चाहते थे? बहाल करना चाहते थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, अबॉलिश्ड बाय द टर्किश रूलर कमाल पाशा। अतातुर्क पाशा इसका पूरा नाम था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आई तो कमाल पाशा को जो है ब्रिटिशर्स वालों ने लीडर बना दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से सारे लोगों को मिलाया। मिलाने के बाद क्या करते हैं गांधी जी? गांधी जी ये करते हैं कि एक पैन इंडिया मूवमेंट, एनसीएम, ये लॉन्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया, तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। और किसके खिलाफ किया? जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, खलीफा, उनके खिलाफ जो है जब ब्रिटिशर्स ने एक्शन लिया तो उस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला भारतीय मुसलमानों में और बहुत सारे मुसलमानों में। ठीक है। तो ये खिलाफत मूवमेंट के बारे में हुआ जो 1919 से लेकर 1920 तक चला है। 1920 में जैसे ही एनसीएम आपका लॉन्च होता है, खिलाफत मूवमेंट इसी में मर्ज हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उन क्वेश्चंस में खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग, ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। आई होप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा आपने, तो आप उस पहले वाले वीडियो के, जिसका मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए आधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे।
तो आज दोस्तों यही रहा। ठीक है, जाने के पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिगो रिवोल्ट, भाई चंपारण में आप कह रहे हैं कि वो इंडिगो को लेकर रिवोल्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले भी एक इंडिगो का रिवोल्ट हो चुका था, आप लोग नोट कर लीजिए 1859 में। ये हुआ था बंगाल में। ठीक है। और ये जो है मूवमेंट हुआ था, ये आपके क्या ब्रदर्स का नाम था, अ, एक मिनट में आपको बताता हूँ। चलिए, मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूं। देश बंधु। ठीक है। इन लोगों ने भी ये मूवमेंट आपका शुरू किया था। तो 1859 में भी ये मूवमेंट आया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।